हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज हम सिर्फ एक मामले पर गुफ्तगू करेंगे और वो मामला है एक हाउसिंग सोसाइटी के सरबरा के घर पर एक साबिक आईएसआई चीफ के कहने पर उनकी हिदायत पर रेंजर्स का छापा। साल 2017 का वाक़या है। ये पूरा वाक़या क्या है? क्या सिर्फ साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद ही इसके मुल्ज़िम हैं या कुछ और किरदार भी हैं? उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान वो क्या कर रहे थे, उनका किरदार क्या था? इस्लामाबाद पुलिस के जो बड़े अफसरान थे वो कौन थे और उनका किरदार क्या था? और सबसे आखिर पर और सबसे अहम कि उस सारे मामले में साकिब निसार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनका क्या किरदार था? नाज़रीन, इस सारे मामले को मैं बराह रास्त रिपोर्ट करता रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें बराह रास्त भी पता हैं और आज ये गुफ्तगू करने से पहले भी मैंने कुछ लोगों से रब्ता करके उन तमाम मालूमात को ताज़ा किया है ताकि आपको पूरा केस जो है वो बताया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कमर मुइज़ जो कि टॉप सिटी इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है, अगर आप मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद में आएँ तो जो ही आप इस्लामाबाद इंटरचेंज पे आते हैं इस्लामाबाद शहर में दाखिल होने के लिए, तो लेफ़्ट राइट पे टॉप सिटी नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी है। ये इस हाउसिंग सोसाइटी का केस है। 12 मई 2017 को इस हाउसिंग सोसाइटी के सरबराह कमर मुइज़ के घर पर इस्लामाबाद में छापा मारा गया। रेंजर्स की एक बड़ी तादाद आई, सादा कपड़ों में लोग आए और सादा कपड़ों में और रेंजर्स की वर्दियों में मलबूस जो लोग थे उन्होंने कमर मुइज़ को गिरफ़्तार किया। इनके जो छोटे भाई हैं रेंजर्स के लोगों ने, सिक्योरिटी एहलकारों ने उनकी गर्दन पर अपने बूट रखे और उनको उनकी तौहीन की। कमर मुइज़ की भी, उनके अहल खाना की भी, कमर मुइज़ के ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी वहाँ पर मौजूद थे, इनकी फैमिली भी मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे। इन सब को गिरफ़्तार करके ले जाया गया और अखबारों में ये ख़बर दी गई कि इस्लामाबाद के नवा में एक दहशत गर्दी का फैसिलिटेशन थी, उसके जो मावनीन हैं उनको पकड़ा गया है। और उन दिनों आपको याद हो साल 2016 ऑनवर्ड MQM के ख़िलाफ़ जो है एक क्रैकडाउन जारी था। जनाब अल्ताफ़ हुसैन उस वक्त वो एक मुतनाज़ा तकरीर कर चुके थे जिसके बाद MQM के ख़िलाफ़ एक पूरी कार्रवाई चल रही थी और उसी कार्रवाई के गार्ब में ये कहा गया कि ये जो कमर मुइज़ हैं ये अपनी हाउसिंग सोसाइटी में एक तो ये कि MQM को पैसे भी फ्राहम करते थे, असला भी फ्राहम करते थे और ट्रेनिंग फैसिलिटी भी इन्होंने मुबैना तौर पर कुछ दहशत गर्दों के लिए बना रखी थी। ये वो बातें जो अखबारात में, ये मीडिया में जारी की गई, जो छपी। मामला जब मीडिया में इस तरह से छपा तो ये मामला वजारत दाखिला के पास भी एट दैट टाइम आया, लेकिन वजारत दाखिला से पहले जो शहर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके तक भी ये बात पहुंची। इत्तफाक से मैं भी इस मामले को देख रहा था तो मैंने भी इसकी कोई पूछगिछ करना शुरू की। तो एट दैट टाइम मुझे पता चला कि उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो ज़मीन के मामले में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए नहीं कि वो ज़ाती तौर पे ज़मीन का कारोबार करते हैं, इसलिए कि उनके भाई नजफ़ हमीद का नाम एट दैट टाइम लिया जा रहा था कि शायद नजफ़ हमीद का कोई इंटरेस्ट है, नजफ़ हमीद कमर मुइज़ के साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या इनका कोई लेन देन का सिलसिला, कोई बातचीत चल रही थी। ये बात मेरे तक मुख्तलिफ ज़िम्मेदार लोगों के ज़रिए पहुंची कि इस तरह से कोई बात चल रही है। एट दैट टाइम चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे। चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे और उनकी ही आंखों के तारे एक बड़े अच्छे अफसर साजिद कियानी, वो इस्लामाबाद में SSP गालबन ऑपरेशन थे। ये उनके स्टाफ में भी रहे थे साजिद कियानी और इनके साथ भी थे। इनकी आप यूँ कह लीजिए कि साजिद कियानी नाक का बाल थे चौधरी निसार अली खान का। ये जो छापा मारा गया था ये रेंजर्स पंजाब की तरफ से मारा गया था और इस्लामाबाद के दायरे कार में रहकर मारा गया था, लेकिन उस वक्त के जो SSP ऑपरेशन है उन्होंने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया था। शायद इनको मालूम नहीं था या शायद उस वक्त इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी ISI जिसको DGC थे फैज़ हमीद और उस वक्त गालबन जनरल रिजवान, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान ISI के जो चीफ थे, उन दिनों की बात है। तो इन्हें गालबन उस वक्त के ISI के जो लोकल डेट कमांडर्स थे उन्होंने गालबन रोक दिया था। इसकी मेरे पास तस्दीक नहीं है, लेकिन
इतलात जो उस वक्त मार्केट में थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। मामला जब अखबारों में आया कि इस्लामाबाद में कोई दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है और सारा मामला रेंजर्स ने किया है, रेंजर्स ने छापा मारा है और रेंजर्स पंजाब ने इस्लामाबाद में छापा मारा है, तो जो चौधरी निसार अली खान थे ये बड़े पर्टिकुलर हुआ करते थे कि इस्लामाबाद की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आप पंजाब की रेंजर्स किस तरह आ सकती है। हालांकि साल 2014 में धरनों से कुछ रोज़ पहले चौधरी निसार अली खान ने 350 के करीब रेंजर्स एहलकारों की इस्लामाबाद में पुलिस पावर्स के साथ ड्यूटी की मंजूरी दे रखी थी। वो रेंजर्स की जो पावर है वो अभी तक आज तक जारी है, यानी कि इसका आगाज़ इस्लामाबाद शहर में रेंजर्स को लाने का आगाज़ चौधरी निसार अली खान साहब ने किया था, जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। एट दैट टाइम कहा गया था कि ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, और आपको याद हो गालबन 1989 में रेंजर्स जो है ये सिंध में गई थी, कराची में गई थी और आज तक वहाँ पर मौजूद है। तो ये रेंजर्स 2014 में आई और आज तक यहाँ पर मौजूद है। बावजूद इसके कि ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट पुलिस के ऊपर होनी चाहिए, पुलिस ज़्यादा काम करे, रेंजर्स को हमने शामिल किया, ये खैर अलग डिबेट है। तो चौधरी निसार अली खान ने सवाल किया कि ये रेंजर्स पंजाब आई है यहाँ पर, तो ये क्यों आई है, इसके बारे में बताया जाए। चौधरी निसार अली खान को तो इब्तदा में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उस वक्त चौधरी निसार अली खान के साथ वजारत दाखिला में एक खातून जो जॉइंट सेक्रेटरी थी, तनवीर क्यानी गालबन उनका नाम था, ये खातून थी। इनको चौधरी निसार अली खान ने कहा कि ये ख़त लिखें डीजी रेंजर्स को कि ये कंवर मुइज़ के घर पर या टॉप सिटी के मालकान के घर पर 12 मई को जो रेड किया गया है ये क्यों किया गया है। अब वो जो खातून जो है उन्होंने गालबन 15 मई को ये ख़त लिखा डीजी रेंजर्स पंजाब को, जो कि एक मेजर जनरल होते हैं, रेंजर्स के सरबराह मेजर जनरल होते हैं। तो उनको ख़त लिखा, रेंजर्स आती है इंतज़ामी तौर पर वजारत दाखिला के अंडर। ये आपको समझाने के लिए या आपको बताने के लिए बहुत सारे आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ये रेंजर्स जो है ये सिविल एजेंसी के तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लेकिन ये आती वजारत दाखिला के अंडर है। तो खातून जॉइंट सेक्रेटरी चूँकि इंचार्ज है वजारत दाखिला, खातून जॉइंट सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला के कहने पे डीजी रेंजर्स को ख़त लिखा कि जी बताएं आप क्यों आपने छापर मारा इधर इस्लामाबाद में। 15 मई को ख़त लिखा और कहा जी फौरी तौर पे इसका जवाब दिया जाए। 15 मई को ये डिलीवर हो गया, 16 मई गुजर गई, 17 मई की दिन गुजर गया, लेकिन जवाब वजारत दाखिला को नहीं दिया गया। 17 मई को चौधरी निसार अली खान ने दोबारा पूछा कि क्या जवाब आ गया है, तो ज़ाहिर है वो जवाब नहीं आया था। तो 17 मई को दोबारा एक रिमाइंडर ख़त लिखा गया और कहा गया डीजी रेंजर्स उस वक्त पंजाब के मेजर जनरल को कि क्यों ना आपकी जो पावर्स दी गई हैं वो वापस ले ली जाएं अगर आप जवाब नहीं देते तो, और हमें बताया जाए कि ये क्यों छापा मारा है। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा है कि इस सारी कम्युनिकेशन के बारे में मुझे इल्म हो रहा था, मुझे बराह रास्त इस कम्युनिकेशन का इल्म था। तो मैंने एट दैट टाइम ये ख़बर जो है वो जियो पे दी और द न्यूज़ अखबार में ये ख़बर दी। गालबन ये ख़बर लीड स्टोरी के तौर पर उस वक्त शाया थी, द न्यूज़ की भी लीड स्टोरी थी और जंग की भी लीड स्टोरी थी। तो उसी रात, अगली रात को शाहज़ेब खानज़ादा के शो में मुझे दावत दी गई। शाहज़ेब ने सवाल किया मुझसे कि इस सारे मामले के पीछे कौन है। पहले तो उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया कि ये क्या है, तो मैंने एट दैट टाइम कहा कि इस वाक़े के पीछे एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर है। क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं थी इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। तो जो ही मेरा जो लाइव था वो हिट ख़त्म हुआ तो मुझे हमारी इंतज़ामिया की तरफ से कॉल आ गई कि ये आपने किस इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम ले दिया। तो मैंने बताया इंतज़ामिया अपनी को, जियो की इंतज़ामिया को, कि देखिए मैंने नाम इसलिए नहीं लिया, मुझे पता है कि आप भी उस वक्त प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मेरे पास एविडेंस नहीं थी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो है ये फैज़ हमीद साहब हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है। और ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है क्योंकि ये मामला रिकॉर्ड पे आना ज़रूरी है। बेशक हमारे पास एविडेंस नहीं है लेकिन मालूमात तो हैं, इसलिए हमने नाम नहीं लिया। खैर हुआ ये कि मैं वो जो लाइव हिट थी वो दे के चला गया। बाद में जब वो प्रोग्राम रिपीट किया गया
तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त की जो आईएसआई थी, उसने जो जियो इंतज़ामिया है उसके ऊपर दबाव डाला और रिपीट टेलीकास्ट में जो मेरा बीपर था, मेरी जो लाइव हिट थी, उसको निकाल दिया गया। यानी कि शाहजेब का पूरा शो दिखाया गया, लेकिन उसमें जो मेरी अपीयरेंस थी उसको जानबूझ के इन्होंने ऊपर से हिदायत की कि इसको निकाल दें, और अगर ये ना निकालते तो एट दैट टाइम तो आपको पता है फिर टीवी चैनल बंद हो जाता। तो इन्होंने फिर रिपीट टेलीकास्ट में मेरा जो बीपर था वो निकाल दिया। ये एक तो मामला इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये एट दी ऑन दी अदर साइड दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ ये हो रहा था कि कंवर जो मुईज़ हैं इनको गिरफ्तार किया गया हुआ था, ये इनकी कस्टडी थी, और एक इल्ज़ाम एक और भी बीच में लगाया जा रहा था कि एक खातून थी, जायदा असलम नाम की कोई खातून है, कि जी उन्होंने भी इल्ज़ाम लगा दिया कि इन पे कंवर मुईज़ के ऊपर कि जी ये ज़मीन उन्होंने मुझसे ले ली है, या मैं असल मालकन हूँ, टॉप सिटी के किसी रकबे का कोई मामला था। तो ये इल्ज़ाम भी बीच में लगाया गया। लेकिन जब वजारत दाखिला ने इसको नोटिस लिया, मीडिया में ये बात उछलने लगी, तो इस बात का एहसास हो गया कि ये कानून के दायरा कार को वायलेट किया गया है, और मामला अब जो जिसे कहते हैं ना मिसिंग नहीं रहा। यानी कि कंवर मुईज़ और इनके जो 4-5 साथी गिरफ्तार किए गए थे, वो सोचा ये जा रहा था कि ये मिसिंग कर दिए जाएंगे, लेकिन वो मिसिंग नहीं हुए। और जब ये गिरफ्तार थे तो उनके साथ हो क्या रहा था? इनको कहा जा रहा था कि जो ज़मीनों के जो कागजात हैं उनको उनकी जो मलकियत है वो तब्दील कर दी जाए। उस वक्त ये इतला आई थी कि शायद नजफ़ हमीद का नाम उसमें लिया जा रहा था कि नजफ़ हमीद के नाम ये ज़मीन कर दी जाए, और फिर एक इतला ये भी थी कि किसी खातून का नाम है उसके नाम कुछ ज़मीन कर दी जाए। गालबन वो जायदा थी या कोई और थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम ये बात आई थी कि कुछ ज़मीनों का मामला है और ज़मीनों की मलकियत तब्दील होने की बात हो रही है। जब ये मामला मीडिया के ज़रिए पब्लिक हो गया और पब्लिक में ये नैरेटिव दिया गया कि नहीं ये तो दहशतगर्द थे, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वो जो गिरफ्तारी थी उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना पड़ना था और लाना पड़ गया। तो फिर एट दैट टाइम रेंजर्स ने क्या किया कि रेंजर्स ने कंवर मुईज़ को इनके ये जो सीटीडी पंजाब है, सीटीडी रावलपिंडी का थाना, वहाँ पर इनके हवाले कर दिया, और सीटीडी ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी। इस सारे वाक़े में मेरी इतलात के मुताबिक कंवर मुईज़ को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, इनके साथियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बल्कि कंवर मुईज़ के एक बुज़ुर्ग इनकी फ़ैमिली के मेंबर थे, गालबन इनके ससुर थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको कहा गया कि ये उस वक्त तक इनकी कस्टडी में रहेंगे जब तक कंवर मुईज़ जो हैं उनके ज़ख्म मुंतमिल नहीं हो जाते और वो जाके ख़ुद को वो रूटीन में अपने जो केसेस हैं उनका सामना नहीं करता, क्योंकि डर ये था, इस बात का डर था कि कंवर मुईज़ के ऊपर जो तशद्दुद मुबैना तशद्दुद हुआ था, कंवर मुईज़ मीडिया में आके ये सारी बातें पब्लिक कर सकते थे कि उन पर दबाव कौन डाल रहा है, फैज़ हमीद डाल रहे हैं तो किस तरह डाल रहे हैं और किसके ज़रिए डाल रहे हैं। तो डर ये था उस वक्त के DGC को। और अब आप सोचिए कि इस मुल्क के खुदादाद में किस तरह इंटेलिजेंस के इदारे यानी कि ISI को और किस तरह रेंजर्स को यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको शहरियों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ। और आप इसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल एक कंवर मुईज़ है जो 2017 का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, और अगर गॉड फॉरबिड आज अगर कुछ हो रहा है तो लोग तो बोलने के लिए क्यों बोलेगा। अगर कोई आज हो रहा है तो, अगर हमें नहीं पता कुछ हो रहा है या नहीं, लेकिन अगर कोई हो रहा है तो लोग तो डरते हैं। इसलिए हमारे इन इदारों को चाहिए और इन इदारों के बड़ों को चाहिए और हमारी हुकूमत को और हमारी वजारत दिफा को, वजारत दाखिला और जो दीगर इदारे हैं इनके सरबराहों को चाहिए कि वो अपने अफसरों के ऊपर खुसूसी नज़र रखें, इनको सिविल मामलात से बिल्कुल परे रखें। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी कि कंवर मुईज़ के जो बुज़ुर्ग थे एक गालबन जो उनके ससुर थे उनको भी पकड़ लिया गया और उनको कहा गया कि कंवर मुईज़ जो है जिस वक्त तक नॉर्मल रूटीन में अपने केसेस की पैरवी नहीं करता उस वक्त तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मकसद ये था कि उनके जो ज़ख्म हैं वो जब तक मुंदमिल नहीं हो जाते और वो मीडिया में कहीं ना चले जाएं, तो ये ख़तरा ये था बेसिकली। तो फिर कंवर मुईज़ जो हैं वो जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होते रहे, इनकी
गाड़ियाँ ले गए थे, इनका कोई असला भी था वो भी ले गए थे, कोई पैसे ले गए थे, कोई ज्वेलरी वगैरह इनके घर से ले गए थे। वो सारी पता नहीं किधर गई, लेकिन जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इनको बरी कर दिया। बाद में ये गालबन लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहाँ से भी फैसला इनके हक में आ गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ है, अपील के मरले पर है। और अब न जाने उनके जहन में क्या ख्याल आया है कि मीडिया में आज तक तो उन्होंने आकर बात नहीं बताई, लेकिन अब वो आए हैं, उन्होंने आज खुद नोटिस लेने की एक इस्तदा की है जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निपटा दिया है। मामला यहाँ पर रुका नहीं है। कंवर मुईज़ जो हैं वो बहुत सारे लोगों की नज़रों में थी। वैसे भी अमीर आदमी कोई भी हो तो वो बहुत सारे लोगों में की नज़रों में आ जाता है। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि कंवर मुईज़ जो हैं इनके पास एक फरारी गाड़ी है जो कि गोल्ड प्लेटेड है, यानी कि वो सोने की बनी हुई है, उसमें सोना लगा हुआ है। तो इस वजह से भी इस्लामाबाद के बाज़ जो मतमवल हलके हैं उनमें कंवर मुईज़ बड़े जाने जाते हैं कि ज़ाहिर है एक अमीर आदमी है और उसके पास ज़ाहिर बड़े पैसे हैं, उसके पास गाड़ी भी है जिसमें कोई सोना सोना वगैरह भी लगा हुआ है। तो लोग जो देखने वाले होते हैं वो बाज़ लोग किसी की कामयाबी को या किसी की दौलत को देखकर खुश नहीं होते कि चलें किसी बंदे ने कामयाबी ली है, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी जेब में हाथ मार के उसकी दौलत को चोरी कर लें, ख़ुद तो मेहनत ना करें लेकिन उसको ब्लैकमेल कर लें या चोरी कर लें या डाका मार लें, और यूं ये मामला अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ता है। जो सिविलाइज्ड मुल्क नहीं होते, सिविलाइज्ड जो माशरे नहीं होते, वहाँ पर तो इसी तरह की थिंकिंग होती है और उस पे चाह जाए ये कि लोग ISI को इस्तेमाल करें या रेंजर्स को इस्तेमाल करें या पुलिस को इस्तेमाल करें, और किसी के जेब में अगर पैसे हैं, किसी के पास दौलत है या ज़मीन है, उसको लूटने की कोशिश करें, तो इससे बड़ी अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। तो ये सारा मामला वहाँ पर चला गया, लेकिन ये मामला अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। आप सुनकर हैरान होंगे कि जब ये रेंजर्स का रेड रूट हो चुका तो इसमें एक खातून थी जायदा नाम की, उनका भी कोई रोल था इस सारे मामले में, और उन्होंने भी एक क्लेम बनाया कि उनकी भी ज़मीन है जो कि टॉप सिटी वालों ने ले ली है या कंवर मुईज़ ने या इनके साथियों ने ले ली है। किसी तरीके से ये मामला उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, ये उनके इल्म में आया। किसके इल्म में? चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के इल्म में आया। साकिब निसार साहब ने उस खातून को ओपन कोर्ट में बुलाने की बजाय, यानी कि खुली अदालत में बुलाने की बजाय, अपने चैम्बर में उनको बुला लिया, और चैम्बर में बुलाते साथ उन्होंने FIA को, इस्लामाबाद पुलिस को और ना जाने किस किस 3-4 अदारों को उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। बल्कि उस वक्त जो FIA के सरबराह थे उनका नाम बशीर मेमन था। इन्होंने बशीर मेमन को भी बुलाया और बशीर मेमन को इन्होंने जाके कहा कि फौरी तौर पे कंवर मुईज़ को गिरफ्तार कर लें, यानी कि कंवर मुईज़ वही जो टॉप सिटी वाला है और जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें गुजर चुकी हैं। साकिब निसार साहब को ये जब साकिब निसार ने हुक्म दिया बशीर मेमन को, तो बशीर मेमन ने कहा कि हम कोई गिरफ्तारी उस वक्त तक अमल में नहीं ला सकते जब तक कि उस गिरफ्तारी के हवाले से या उस केस के हवाले से वो इंक्वायरी ना मुकम्मल कर सकें। तो फिर साकिब निसार साहब ने कहा कि जी आप इंक्वायरी करें। फिर जो FIA है, बशीर मेमन साहब ने, इन्होंने एक तहकीकात की, FIA इस्लामाबाद जोन ने तहकीकात की और कोई रिपोर्ट भी तैयार की। गालबन रिपोर्ट का एक हिस्सा था कि जिसमें कुछ ज़मीन के बारे में कोई ये इस तरह की रिपोर्ट थी कि शायद वो ये कंवर मुईज़ ने इनसे जो लिया है, ये जो खातून थी जाहिदा असलम साहिबा, उनसे जो लेने का तरीक़ाकार है वो शायद कानून के दायरे कार में नहीं था। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है वो साकिब निसार साहब के पास गई। तो साकिब निसार साहब ने अचानक बग़ैर किसी कोई आर्डर के या किसी मामले के वो जो केस है उसकी समाअत ख़त्म कर दी। कहा यह जाता था एट दैट टाइम कि साकिब निसार जो है वो उन्होंने भी ये केस जो बंद कमरे में लगाया है ये पैसे बनाने के लिए लगाया। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ये बात उस वक्त मशहूर थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं साबित कर सकूँ कि इन्होंने किसी को नाहक ब्लैकमेल करके पैसे बनाए या नहीं, लेकिन ये बात ये बड़ी मशहूर थी
कि साकिब निसार साहब ने बंद कमरे में अज़ खुद नोटिस लेना और बंद कमरे में अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई को एकदम बंद कर देना, दरअसल ये भी वही माइंड सेट था जिस माइंड सेट के तहत पहले कंवर मुईज़ के ऊपर ISI के फैज़ हमीद साहब ने रेंजर्स की मदद से छापा मारा और पुलिस जो थी इस्लामाबाद की वो बिल्कुल खामोश रही। ये उसी माइंड सेट के तहत साकिब निसार ने लिया था इस केस का नोटिस और बाद में इसको बंद कर दिया। ये पूरी कहानी है और इस सारे मामले में आप देख लीजिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश रही। उस वक्त के जो SSP थे साजिद कियानी, उनकी शोहरत कोई बुरी नहीं है, शोहरत उनकी अच्छी है, जो निसार के भी ख़ास थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। साजिद कियानी साहब आजकल अपनी मामूल की लाइफ है वो गुजार रहे हैं, खुदा उनको कामयाबियाँ दे। चौधरी निसार अली ख़ान वो अपने घर पर मौजूद हैं, उन्होंने बाद में कभी ये तकल्लुफ़ नहीं किया या रेंजर्स के जो DG को ख़त लिखने के बाद उनकी रेंजर्स की पावर इस जुर्म की बुनियाद पे वापस लेने की जुर्रत नहीं की। अदरवाइज़ चौधरी निसार अली ख़ान एक अच्छे सियासतदान के तौर पे जानते हैं। साकिब निसार साहब रिटायर होकर जा चुके हैं। फैज़ हमीद साहब इसलिए ख़बरों में आ रहे हैं क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की लेफ़्ट साइड पे हैं। जो जराइम किए गए या जिन जराइम का उन पर इल्ज़ाम है उनमें से किसी एक की जवाबदेही आज तक ये सिस्टम उनसे नहीं ले सका। कंवर मुईज़ अपनी फैमिली के साथ और अपने भाई के साथ जो एक ट्रॉमा का शिकार है वो आज अपने घर में रह रहे हैं। मैं ना कंवर मुईज़ को जानता हूँ ना और करैक्टर्स को जानता हूँ, मैं कभी कंवर मुईज़ से नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिडल जो जैसे कहते हैं कामन दोस्तों के ज़रिए इस सारी कहानी का इल्म है। बाकी करैक्टर्स भी आपके सामने हैं। ये सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि ताकतवर लोग अगर उनके नाम के साथ कोई लेफ्टिनेंट जनरल लगा हुआ है, चाहे वो रिटायर्ड ही है, उनकी जवाबदेही अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती। अगर वो फ़ौज के आला ओहदों पर रहे हैं उनकी जवाबदेही अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती। आम आदमी जो मतमवल है या गरीब है या कमज़ोर है वो इसी तरह इंसाफ के लिए दर दर धक्के खाता रहता है। कंवर मुईज़ के पास एक टॉप सिटी है, शायद उनके पास पैसे भी बहुत होंगे, लेकिन उसके बावजूद साल 2017 से लेकर आज 2023 का 6 साल बन जाते हैं, 6-7 साल, आज तक कंवर मुईज़ भी इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। इनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है, आर्डर क्या आता है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इंसाफ जो है वो है जो ना कंवर मुईज़ को मिला है, ना उनके भाई को मिला है, ना इस पूरी खेल के बाकी किरदारों को मिला है। तो ये है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी में बहुत सारे सबक छुपे हुए हैं। हमें बैसियत फ़र्द भी और बहुत सारे इदारों में, सरकारी इदारों में काम करते हुए, रेंजर्स में, ISI में और बाकी सरकारी इदारों में काम करते हुए, पुलिस में काम करते हुए ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी हम काम कर रहे हैं आज नहीं तो कल वो पब्लिक में ज़रूर आएगा। जो गैर कानूनी तरीके से हम पैसे बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे वो कल किसी ना किसी सूरत में हमारे मुंह पे मली जाएगी। शायद उस वक्त तो ना मली जाए जिस वक्त हमारे पास इख्तियार है, मगर उस वक्त ज़रूर मली जाएगी जब हालात और वक्त का पहिया फिरेगा। तो हालात और वक्त के पहिए से और ख़ुद डरना चाहिए, खुदा खौफी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतौर शहरी और बतौर किसी भी सरकारी ओहदेदार ईमानदारी से सरअंजाम देनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।